अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज आकाश शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं एंसेंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। कल हम लोगों ने पंचमार्क कॉइन्स के बारे में देखा था। तो पंचमार्क कॉइन्स कैसे ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होता है, तो फिर कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है। और कॉइन्स जब पिक्चर में आते हैं तो सबसे पहले जो कॉइन आए वो पंचमार्क मार्क्ड कॉइन्स ही थे। और ये सबसे पहले जो इश्यू किए गए वो सिल्वर के किए गए। सिल्वर मोनगिर की खरग माइन से माइन की गई। और इसमें बेसिकली जो मेटल्स को पंच्ड किया जाता था उस पे मार्क्स जो होते थे वो हिल्स, ट्रीज, बुल, एलिफेंट, फिश और क्रिसेंट के देखने को मिले हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखेंगे कि इन जो कॉइन्स है ना, इन कॉइन्स पे किसी राजा या फिर किसी भगवान का इंस्क्रिप्शन या इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। द कॉइन्स डू नॉट बेयर एनी इमेज आर इंस्क्रिप्शन ऑफ गॉड्स और किंग्स। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछी जा सकती है। ये कास्ट कॉइन्स नहीं थे, दीज आर नॉट कास्टेड कॉइन्स। और इनको पहली बार जो इश्यू किया गया था ना वो ट्रेडर्स और बैंकर्स ने इश्यू किया था। तो दो पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इन पर कोई राजा या फिर किसी भगवान का कोई इमेज नहीं था। और दूसरा ये कि इनको सबसे पहले किसी राजा ने इश्यू नहीं किया, बल्कि इनको ट्रेडर्स और बैंकर्स ने इश्यू किया था। इनका जो एरिया ऑफ यूज था वो भी बहुत ही लिमिटेड था। यूज ऑफ जो पंचमार्क कॉइन का यूज था वो डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो सोर्स आपको देखने को मिलता है प्री मौर्यन एज का वो है, तो जब भी हम लोग आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे आते हैं तो इसमें बेसिकली बस यही कहा गया है कि जो कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जो कोई आपको नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जो आपको नदियों के किनारे देखने को मिल जाएंगे। इसमें बहुत ही फेमस है, जैसे वाराणसी तो सबको पता ही है, गंगा के किनारे है। और ऐसे ही बहुत सारे आपको शहर हैं, जैसे राजगृह है, चंपा है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है। तो नाम याद रखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में कुछ ऐसे अर्बन सेंटर्स मिले हैं जो कि रिवर्स के बैंक पे लोकेटेड हैं। जो पॉटरी इस टाइम पे फेमस थी, जो चलती थी, वो थी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और आयरन का काफ़ी यूज हो रहा था। घर को बनाने के लिए, शहर को बनाने के लिए मड ब्रिक्स की मिट्टी की ईंटों का यूज किया गया था। और जो पंच मार्क कॉइन थे ना, इनका भी काफ़ी हद तक यूज बढ़ गया था। प्री मॉडर्न एज का जो नेक्स्ट आपको सोर्स देखने को मिलता है वो ब्राह्मणिकल लिटरेचर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर में आपको वेदांगा देखने को मिलेंगे, वेदांगा। और इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? वेदाज लिम्स। वेदाज लिम्स, वेद के अंग, वेदांगा। और वेद को अगर आपको समझना है ना तो आपको वेदांगा इसके लिए जरूरी हो जाते हैं। वेदांगा जो है वो सूत्रार्थ के फॉर्म में लिखे गए हैं और ये कंडेंस्ड प्रोज स्टाइल में लिखे गए हैं। और इनका इंटेंट मेनली ये था कि मेमोराइजेशन, क्या आप उसको मेमोराइज कर सके अच्छे से। और 6 वेदांगा आपको देखने को मिलते हैं और इनके नाम आप लोग याद रख लेंगे। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्ता है, छंद है, ज्योतिष है। तो ऐसे कैसे इनको याद करेंगे? तो शिक्षा। तो अगर आपको इनको याद करना है तो आप एक शार्टिक भी फॉलो कर सकते हैं। विवेक चंद और निशी। विवेक चंद लिखा जाता है ना, विवेक चंद और निशी। आपके ये 2 दोस्त हैं, कौन है? विवेक चंद और निशी। तो अगर इनको आपको, तो 6 होते हैं टोटल। तो इनको अगर आपको नाम याद करना है तो वी फॉर व्याकरण, विवेक, वी फॉर व्याकरण, वी फॉर वेदांगा, के फॉर कल्प, चंद फॉर छंदा एंड नी फॉर निरुक्ता, सी फॉर शिक्षा। तो विवेक चंद निशी, विवेक चंद निशी। या फिर 3 नाम कर लीजिए, आपके 3 दोस्त हैं, विवेक, निशी और चांदनी। विवेक, निशी और चांदनी। तो विवेक से वी फॉर व्याकरण, वी फॉर वेदांगा, के फॉर कल्पा, चांदनी फॉर छंदा, नि फॉर निरुक्ता, सी फॉर शिक्षा। और शिक्षा का लिटरल मीनिंग होता है फोनेटिक्स। कल्पा मीन्स रिचुअल, व्याकरण मीन्स ग्रामर, निरुक्ता मीन्स एटिमोलॉजी
छंद मीन्स मैट्रिक्स, ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोनॉमी। तो आप लोग याद रखेंगे कि अभी जो ज्योतिष का लिटरल मीनिंग होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है, लेकिन जो वहाँ पे वेदांगा में शब्द ज्योतिष मेंशन है उसका सीधा सा मतलब होता है कि एस्ट्रोनॉमी, उसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, ना कि एस्ट्रोलॉजी। और जो वेदांगा होते हैं इनको स्मृति कहा जाता है, स्मृति, स्मृति, या फिर इस जो लिटरेचर है इसको हाँ मीन्स क्या परंपरा थी कि इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आप लोग। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ कल्पसूत्र के बारे में बताया गया है। तो कल्पसूत्र को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में क्या होता है, लाइफ के लीगल एस्पेक्ट्स को देखने को मिलते हैं, धर्म को देखने को मिलता है कि व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए। और ये जो मनुस्मृति है ना उस पे बेस्ड है, मनु के जो लॉज हैं उन पे बेस्ड है। और दूसरा होता है गृह सूत्र, मीन्स कि गृह मीन्स घर, मीन्स जो डोमेस्टिक सेरेमनीज या सेक्रीफाइसेस हैं जो एक हाउस होल्डर परफॉर्म करता है उससे रिलेटेड क्या है, उससे कंसर्न क्या है। श्रौत सूत्र क्या है, कंसर्न टू द रिचुअल ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइसेस ऑफ अग्नि, सोमा एंड एनिमल्स। तो अग्नि, सोम और एनिमल की जो सेक्रीफाइस दी जाती है ना उनकी रिचुअल्स से रिलेटेड है। और श्रौत सूत्र में आपको सुलवा सूत्र देखने को मिलेगा। सुलवा सूत्र क्या है, श्रौत सूत्र का पार्ट है और इंडियन ज्योमेट्री की मानी जाती है कि ये ओल्डेस्ट बुक है। आपको 4 उपवेदाज भी देखने को मिलेंगे वैदिक लिटरेचर में। और ये कौन कौन से थे, तो ये आयुर्वेद जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है सबको पता है, गंधर्व वेद है जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है सबको पता है, आर्चरी या वारफेयर से रिलेटेड धनुर्वेद है सबको पता है, और एक शिल्प वेद होता है जो कि स्कल्पचर या क्राफ्ट से रिलेटेड होता है। इसके बाद में आप जब देखेंगे प्री मॉडर्न एज से के क्या क्या और सोर्सेज हो सकते हैं तो आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलेगा। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको 3 देखने को मिलते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में क्या है, इसमें आपको बुद्धा के स्पीचेज और मैसेजेस देखने को मिलेंगे। बुद्धा के स्पीचेस और मैसेजेस किस में देखने को मिलते हैं, शुद्ध पिटक में देखने को मिलेंगे। इसको किसने कंपोज किया था, आनंद ने कंपोज किया था। तो शुद्ध पिटक को किसने कंपोज किया, आनंद ने किया। कब किया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में किया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, राजगृह में हुई। कब हुई, 483 बीसी में हुई। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है शुद्ध पिटक की। तो शुद्ध पिटक में क्या है, बुद्ध की स्पीच और मैसेजेज आपको देखने को मिलेंगे। इसको किसने कंपोज किया, तो आनंद ने कंपोज किया। कब किया, 483 बीसी में किया। कहाँ किया, राजगृह में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में किया। दूसरा आपको देखने को मिलता है विनय पिटक। तो 483 बीसी में ही हमको पता चल गया कि राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। वहीं पर उपाली ने विनय पिटक को कंपोज किया। अगर आप कभी भूलें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपको यूवी किरणें देखने को मिलती है ना, तो जब वी आएगा तो वी के साथ में यू आएगा, मीन्स उपाली ने विनय पिटक कंपोज किया। तो जो बच रहा है शुद्ध पिटक, तो शुद्ध पिटक को किसने किया था, आनंद ने किया था। और विनय पिटक में बेसिकली था क्या, इसका कंटेंट क्या था, तो जो संघ के मॉन्क्स या फिर नन्स है ना उनके लिए मोनास्टिक कोड और रूल्स ऑफ बिहेवियर बताया गया था। तो संघ के लिए जो मोनास्टिक कोड और रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं वो विनय पिटक में भी लिखा गया था। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को किसने कंपोज किया था, तो मोगली पुत्ता तिस्सा ने। तो ये थर्ड है ना, थर्ड पिटक कौन सा है, अभिधम्म पिटक। तो थर्ड वाला थर्ड में, यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसको कंपोज किया गया। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, 250 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मोगलीपुत्र तिस्सा ने, जिनको उपगुप्त भी कहा जाता है, अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया। और ये जो फिलोसफिकल सेइंग थे ना उनका कंपाइलेशन था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो था वो फिलोसफिकल सेइंग्स का कंपाइलेशन था।
इसके बाद में जो प्री मॉडर्न एज का जो नेक्स्ट आपको सोर्स देखने को मिलता है वो जैन लिटरेचर देखने को मिलेगा। जो जैन लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया था, मेनली प्राकृत भाषा में लिखा गया था। और अर्ली जो जैन लिटरेचर है वो माना जाता है कि उसमें 14 किताबें हैं, उसमें 14 किताबें हैं जिनको पूर्वाज कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वाज कहा गया। और अभी ये माना जाता है कि ये तो किताबें अभी लॉस्ट हो चुकी हैं, लेकिन 12 अंगाज जो रिटन हैं, 12 अंगाज वर रिटन बेस्ड ऑन द 14 पूर्वाज, और 14 पूर्वाज जो हैं इनके बेस पे 12 अंगाज लिखे गए। कुछ फॉरेन आथर्स के आपको अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, उससे भी प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। और उसमें आपको एक नाम मिलेगा हेरोडोटस का। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया के जो पर्सिया के साथ में ट्रेड रिलेशंस है ना, तो इंडिया के पर्सिया के साथ में जो ट्रेड रिलेशंस थे वो हेरोडोटस की हिस्टोरिका में देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से दो देश? इंडिया और पर्सिया। तीसरा आपको देखने को मिलेगा एक किताब है हिस्ट्री ऑफ द वार, एक किताब है हिस्ट्री ऑफ द वार। इसको किसने लिखा? तो अरिस्टोबुलस ने लिखा। और अरिस्टोबुलस ये अलेक्जेंडर के साथ भारत आया और इसकी किताब का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ द वार, युद्ध का इतिहास। और हिस्टोरिका किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा। ये इंडिया और पर्सिया के बीच में ट्रेड रिलेशन की बात करता है। नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो मॉडर्न पीरियड आता है, और मॉडर्न पीरियड के जो सोर्सेज हैं उसमें एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है वो मेन सोर्स में काउंट किया जाता है। तो जो यूज ऑफ आयरन है ना, यूज ऑफ आयरन, लोहे का उपयोग, इसको एक एक्सटेंसिव स्केल पे किया जाता है। और जो नार्थन ब्लैक्ड पॉलिश वेयर है ना, इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। और जो अभी तक प्री मॉडर्न पीरियड में मिट्टी की ईंटें यूज की जा रही थी, उसकी जगह पे अब ये बर्न्ट ब्रिक यूज किए जाने लगी, पक्की ईंटें यूज किए जाने लगी। मॉडर्न पीरियड में पहली बार में आपको रिंग वेल्स यानी गोल कुएं देखने को मिलते हैं। इवन इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव नो एविडेंस ऑफ यूजेज ऑफ गोल्ड कॉइन्स। यहाँ तक मॉडर्न पीरियड में भी आपको सोने के सिक्के अभी पिक्चर में आते दिखाई नहीं देंगे, आपको रुपये रूपा और पणा देखने को मिलेंगे, और ताम्र रूपा भी थे। तो जो रुपये रूपा था ना वो सिल्वर कॉइन था, पणा जो था वो भी सिल्वर कॉइन था, और ताम्र रूपा जो था वो कॉपर कॉइन था। क्या गोल्ड के कॉइन थे? नहीं थे। ताम्र रूपा, ताम 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 यानी कॉपर, रुपये रूपा और पणा ये सिल्वर कॉइन थे। मॉडर्न पीरियड का जो हॉलमार्क फीचर है वो है वुडन प्लेस का होना। तो लकड़ी के घर बनाए जाते थे। आपको अभी कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा जो मॉडर्न पीरियड के बारे में का एक मेजर अकाउंट है, और आपको इस बुक से बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। तो ये बुक जो थी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बुक थी, ये जो थी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बुक थी। और किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। 15 अधिकरण या पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो ये हमें आइडिया देती है कि मॉडर्न का जो स्टेट था वो कैसे फंक्शन करता था। कौटिल्य को तो सभी जानते हैं, इनके दो नाम थे, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली भी कहा जाता है। किसको इंडिया का मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली ऑफ इंडिया कौन है? कौटिल्य है। चाणक्य आल्सो रोट अ बुक कॉल्ड चंद्रगुप्त कथा, और चाणक्य की एक किताब और है चंद्रगुप्त कथा। तो सबको पता होता है अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि चंद्रगुप्त कथा किसने लिखी। चंद्रगुप्त कथा किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी। और चंद्रगुप्त कथा ये किस पे हाईलाइट करती है? इसमें फर्स्ट जो मौर्यन एम्पायर थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया था। दूसरा जो सोर्स मिलता है वो मेगास्थनीज की इंडिका मिलती है। मेगास्थनी ग्रीक एम्बेसडर था, ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। इसकी किताब का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। और ये माना जाता है कि कोई भी जो फॉरेन अकाउंट है उनमें सबसे पहला अकाउंट इसी किताब को माना जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो लॉस्ट हो चुका है। और इसका जो टेस्ट मिलता है ना वो कोटेशन में मिलता है कि किसी ग्रीक ने, किसी लैटिन राइटर्स ने जो कोट कर दिया कि ऐसा मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है। तो उन सब से जो जानकारी मिलती है उसी को कंपाइल किया गया है एज ए मेगास्थनीज इंडिका। इसमें क्या होता है, इसमें मॉडर्न की जो पॉलिटी, सोसाइटी और इकोनॉमी, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद में आप देखते हैं एक नाम और को मिलता है डेमैकस का।
जो एंटियोकस था ना, वो सेल्यूकस निकेटर का सक्सेसर था, और उसने मेगास्थनीज को हटा दिया और उसकी जगह पर डेमेकस को बिंदुसार के कोर्ट में एज एम्बेसडर भेजा, और उसने एक सब सेपरेट अकाउंट लिखा। तो डेमेकस का अकाउंट भी आपको देखने को मिलता है। एक जस्टिन हुए हैं भाई साहब, तो एक किताब आपको देखने को मिलेगी एपिटोम, एक किताब आपको देखने को मिलेगी एपिटोम। तो उसको किसने लिखा? ग्रीक ऑथर थे ये जस्टिन भाई साहब, तो जस्टिन ने लिखा। और इनकी किताब में जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम मिला है वो सेंद्रकाटस मिला है। वो कहते हैं सेंद्रकाटस अलेक्जेंडर के कोर्ट में भी विजिट किया था, और उसने ग्रीक रूल से इंडिया को लिबरेट करने के लिए जो गया था वो सेंद्रकाटस ही गया था। इसके बाद में एक नाम और आता है प्लूटार्क का। प्लूटार्क ने ये अपनी एक किताब लिखी जिसका टाइटल था लिव्स। ये भी एक ग्रीक ही राइटर था, और जिसमें आपको मॉडर्न पीरियड की जानकारी मिल जाती है। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी 6 लाख की आर्मी के साथ पूरे इंडिया को ओवररन कर देता है। स्ट्रैबो एक नाम देखने को मिलता है, वो भी ग्रीक ही था। उसने एक किताब लिखी जियोग्राफी, और उसने अपनी बुक में ये मेंशन किया है कि मेगास्थनीज की इंडिका के बहुत सारे कोट्स को मेंशन किया है, और उसने मॉडर्न पीरियड का भी रेफरेंस दिया है। तो आपको 4 नाम तो याद ही रखने हैं। कौन कौन से? आप स्ट्रेबो को याद कर लें, आप जस्टिन को याद कर लें, आप प्लूटार्क को याद कर लें, और डेमेकस को याद कर लें, क्योंकि मेगास्थनीज और कौटिल्य तो सबको याद ही रह जाते हैं। आप डेमेकस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रैबो को याद कर लें। स्ट्रैबो की किताब का नाम है जियोग्राफी, प्लूटार्क की किताब का नाम है लिव्स। तो आप कैसे याद रखेंगे लिव्स और प्लूटार्क को? तो एल एल याद कर लो ना, एल फॉर लिव्स, प्लूटार्क में एल आता है। स्ट्रैबो की जो किताब है वो जियोग्राफी है। जस्टिन की जो किताब है एपिटोम है। जस्टिन की किताब एपिटोम है। डेमेकस ने भी अपना एक अलग से अकाउंट लिखा, और डेमेकस को राजदूत किसने बनाया था? एंटियोकस ने बनाया था। एंटियोकस कौन था? सेल्यूकस निकेटर का सक्सेसर था। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में जो जानकारी देता है वो इंडियन बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो इंडियन बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको जातक देखने को मिल जाएंगे। जातक से आपको मॉडर्न पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखने को मिल जाएगा। जातक होते क्या थे? तो ये जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ हुआ ना, पिछले जन्म की कहानियाँ हुआ करते थे। दिग्निकाय क्या था? दिग्निकाय मॉडर्न पॉलिटी पे जो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था उसको दिखाता है। दिघनिकाय कौन सा? दिघनिकाय। दिघनिकाय मॉडर्न पॉलिटी पर बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस को दिखाता है। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री का नाम ही इतना प्यारा लगता है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और इन्होंने मौर्यन और गुप्ताज के बारे में रेफरेंस दिया है। इसके अलावा एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, वमसथपक्षिणी। वमसथपक्षिणी इन्होंने मौर्यास को बताते हैं कि ये क्षत्रिय ओरिजिन के थे। इन्होंने कहा मौर्य जो थे वो क्षत्रिय ओरिजिन के थे। इतना ही नहीं, आपको सीलान का क्रॉनिकल्स देखने को मिलेगा, जिनमें महावंशा और दीपवंशा काफ़ी फेमस हैं। ये किस में लिखे गए हैं? ये पाली में लिखे गए हैं, महावंशा और दीपवंशा। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि बुद्धिज्म को श्रीलंका में स्प्रेड करने में अशोक की क्या भूमिका थी। महावंशा टीका आप देखते हैं, महाबोधि वंशा को देखते हैं, जिसमें यह बताया गया था कि श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए मौर्यन का क्या रोल था। तिब्बतन बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं जिसमें आपको किताबें देखने को मिलेगी। तो अशोक वदन और दिव्य वदन ये तिब्बत में लिखी गई, और किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। ये भी मौर्यंस के बारे में जानकारी देती हैं। तो कौन कौन सी हो गई? दीपवंशा, महावंशा, श्रीलंका, अशोक वदन, दिव्य वदन, तिब्बत। और इन सब का मेन काम क्या होगा? ये दिखाएंगी कि वो श्रीलंका में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए जो मौर्यंस ने प्रयास किए उनको दिखाएगा। तो ये दिखाएगा कि तिब्बत में जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए जो मौर्यन ने किया, ये उसको दिखाएगा। तो क्या क्या है? दीपवंशा, महावंशा, अशोक वदन, दिव्य वदन।
आगे चलते हैं तो आपको परसिष्ट परवान देखने को मिलेगा। इसको किसने लिखा था? तो हेमचंद ने लिखा था। परसिष्ट परवान इसको हेमचंद ने लिखा था। ये जैन वर्क है, ये जैनिज्म से रिलेटेड थे। ये दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म में खुद को कन्वर्ट किया और इसके बाद में उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के फेवर में गद्दी छोड़ दी और खुद श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ पर संलेखना पद्धति से अपनी जान दे दी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो बहुत ही फेमस बुक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई, लेकिन ये कौटिल्य की स्ट्रेटजीज की बात करती है। ये मेंशन करती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नीचे कुल के थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ये कुलहीन या व्रसाला कहती है। पुराण आपको देखने को मिल जाएंगे। पुराण को किसने कंपोज किया था? तो ब्राह्मण ने कंपोज किया था। और ये मौर्याज के अगेंस्ट बायस्ड दिखाई देते हैं। वे तो मौर्याज को यहाँ तक कहते हैं कि ना केवल वो शूद्र थे, वो अनराइटियस थे। उन्होंने मॉडर्न रूलर्स की क्रोनोलॉजी देखना है तो आप पुराण से देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं अशोका के एडिक्ट्स पे। तो आपको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, 3 माइनर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और 3 केव एडिक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनको कैसे देखेंगे? 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं। तो रॉक एडिक्ट्स कितने हैं? 14। पिलर एडिक्ट्स कितने हैं? मेजर 7। और माइनर रॉक एडिक्ट्स कितने हैं? 3। माइनर पिलर एडिक्ट्स कितने हैं? 3। केव एडिक्ट्स कितने हैं? 3। इनको डिसिफर किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था। कब किया? 1837 में किया। और मेजरली इनमें क्या होता था? मेजोरिटी आप जो ये रॉक एडिक्ट्स थे, इसमें अशोका के उद्घोषण देखने को मिलते हैं। हालांकि उनमें प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ था, लेकिन रीजन टू रीजन आपको अन्य लैंग्वेज भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि खरोष्ठी देखने को मिल जाती है। जब आप नॉर्थ वेस्ट जाते हैं तो आपको खरोष्ठी देखने को मिल जाएगी। वेस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रीक और अरेमिक देखने को मिल जाएगी, और रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको ब्राह्मी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं। तो अशोका के जो ग्रैंडसन थे उनका नाम था दशरथ। अशोका के ग्रैंडसन थे, उनका नाम था दशरथ। उन्होंने नागार्जुना हिल के इंस्क्राइब करवाया, और उसमें आपको देखने को मिलता है जो केव्स थी ना, ये आजीविकाश को डेडिकेटेड थे। इतना ही नहीं, आपको सोहगौरा और महस्थान इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे, जो ये बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसमें फेमाइन रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए गए। मीन्स अकाल के समय रिलीफ प्रोवाइड की गई, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सोहगौरा और महस्थान। ये आपको स्टेटमेंट में दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा सही है कि गलत है। तो सोहगौरा और महस्थान इंस्क्रिप्शन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फेमाइन रिलीफ के मेजर्स लेते हुए देखा गया। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये किसका है? रुद्रदामन का है। रुद्रदमन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये फेमस है क्योंकि सुदर्शन लेक का इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है। और सुदर्शन लेक का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, और सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था? वो ब्रदर इन लॉ था और गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को ऑर्डर दिया कि वो 6 लेक बनवाए, सुदर्शन लेक। उसको कंस्ट्रक्ट किसने करवाया? पुष्यगुप्त ने करवाया, जो कि गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसका है? तो रुद्रदामन का है। अब चलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि वो क्या क्या इंस्क्रिप्शंस थे जिनसे हमें इस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की बात ही कर लें तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि हम बात कर रहे थे कि शक रूलर्स रुद्रदामन फर्स्ट का इंस्क्रिप्शन है। शक रूलर ये कहाँ के थे? उज्जैन के थे। उज्जैन के शक रूलर रुद्रदामन फर्स्ट का इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन।
और ये कब का है? 150 एडी का है। इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि रुद्रदामन की क्या क्या अचीवमेंट थे। ये संस्कृत में लिखा गया है और ये पहला एक ऐसा एपिग्राफिक एविडेंस मिलता है जिसमें विष्टि या फिर फोर्थ लेबर का को आप देख सकते हैं। तो विष्टि या फिर फोर्स्ड लेबर का जिक्र सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? तो ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ये सुदर्शन लेक के लिए फेमस है। सुदर्शन लेक को किसने बनवाया? पुष्यगुप्त ने बनवाया। किसके आर्डर पे बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य के आर्डर पे बनवाया। कैनल्स भी इससे निकाली गई थी। तो इससे कैनल्स को किसने निकाला? इस लेक से कैनल निकाला था तुषस्पा ने। तुषस्पा ने ये प्रोविंशियल गवर्नर था अशोक के टाइम पे। अशोक के टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नर था, कौन था? तुषस्पा। तुषस्पा। तो इसने नहरें निकलवाई और इस लेक को बाद में रुद्रदामन फर्स्ट ने रिपेयर करवाया। और बाद में ये भी माना जाता है कि इसको पर्णदत्ता ने रिपेयर भी करवाया था। और पर्णदत्ता कौन था? तो स्कंदगुप्त के टाइम पे ये गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस आपको नासिक से भी देखने को मिलते हैं। नासिक के इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड हैं? तो दक्कन के जो सातवाहनाज थे, सातवाहन से रिलेटेड थे नासिक के इंस्क्रिप्शन। ये सातवाहन किंगडम के टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में जानकारी देता है। तो ये बताया जाता है सातवाहन की रिलीजियस बिलीफ और उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, उस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी। ये हमें बताता है शक सातवाहन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इतना ही नहीं, आप विदिशा से बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन देखेंगे और बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शंस में आप देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है कि ऑनर ऑफ गॉड्स वासुदेव। इसको दिखाया गया कि ये इंस्क्रिप्शन जो रिकॉर्ड किया गया है वो गॉड वासुदेव, जो भगवानों के भी भगवान हैं, उनको डेडिकेटेड है। तो कहानी कुछ यूँ है कि विदिशा में शुंग रूलर थे। विदिशा में शुंग रूलर थे। नाम था काशीपुत्र भागभद्र। नाम था काशीपुत्र भागभद्र, जिनको भागवत भी कहा जाता था। इनके दरबार में तक्षशिला के राजा थे, इंडो ग्रीक राजा थे एंटियालसाइड्स। इनके एम्बेसडर थे हेलियोडोरस साहब। तो हेलियोडोरस ने ये विदिशा का बेसनगर पिलर इंस्क्राइब करवाया और इसी में वासुदेव का जिक्र मिलता है। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, ये उड़ीसा के उदयगिरी हिल्स पे आपको देखने को मिलेंगी। ये खारवेल से रिलेटेड है। खारवेल जो कलिंग के रूलर्स थे, ये चेदी रूलर्स थे। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो प्राकृत में लिखा गया है। सारनाथ इंस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन कनिष्क की अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। आगे चलते हैं तो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इनकी संख्या के टोटल जो है वो 72 है और ये एक केव्स और पॉटरी पीसेस से आपको देखने को मिल जाएंगे। इन इंस्क्रिप्शंस को दामिली इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दामिली इंस्क्रिप्शंस भी कहा जाता है। तो जब इंडो ग्रीक्स आए तो अपने साथ गोल्ड कॉइन्स लाए। तो गोल्ड कॉइन्स किसने लाया? इंडो ग्रीक ने लेके आए पहली बार गोल्ड कॉइन्स को। इशू किसने किया? मोल्ड किसने किया? कास्ट किसने किया? तो इंडो ग्रीक थे। और अब जो ये गोल्ड कॉइन्स थे ना, इसमें गॉड्स और किंग्स के इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। शक ने कोई भी गोल्ड कॉइन इशू नहीं किया, ये याद रखने। शका जो थे, शक ने कोई भी गोल्ड कॉइन इशू नहीं किए। उन्होंने मोस्टली कापर और सिल्वर के कॉइन्स इशू किए। और आपको देखने को मिलेगा पार्थियंस ने भी गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं किए। पार्थियन ने मोस्टली कापर कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स इशू किए। और जो गोल्ड कॉइन्स सबसे लार्जेस्ट स्केल पे जो इशू करते हैं तो वो कुषाणाज करते हैं। जब कुषाण आते हैं तो आप देखते हैं वो गोल्ड कॉइन इशू करते हैं लार्जेस्ट स्केल पे। और उन्होंने कापर्स के कॉइन्स भी काफ़ी अमाउंट में इशू किए थे। तो ये इंडिकेट करता है कि करेंसी कॉमन मैन की। कुषाणाज ने रेयरली सिल्वर कॉइन्स इशू किए। आप एक नाम सुनते हैं वेमा कैटफिसेस का। तो वेमा कैटफिसेस ये शख्स पहला ऐसा शख्स था जिसने गोल्ड कॉइन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट में इशू किए। ये कुषाण शासक था
वो शिवा का डिवोटी था, तो उसने एक ऐसा कॉइन इशू किया जिसमें शिवा, नंदी और त्रिशूल, शिवा हैं, शिवा के हाथ में त्रिशूल है, उनके साथ में नंदी है। तो ऐसे सिक्के किसने जारी किए? तो वेमा कैडफिसेस ने जारी किए। कनिष्क ने जो सिक्के इशू किए, तो आप उसमें देख सकते हैं, बुद्ध को देख सकते हैं, बुद्ध को देख सकते हैं, फायर को देख सकते हैं, मेयो को देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं। तो वुडो बुद्ध के लिए था, अत्सो आग के लिए था, मेयो सन गॉड के लिए था। तो वुडो बुद्ध के लिए था, अत्सो फायर गॉड के लिए था और मेयो सन गॉड के लिए था। ये कनिष्क ने सिक्के इशू किए। एक नाम और देखने को मिलता है हुइस्का। हुइस्का ने ग्रेटर वैरायटी ऑफ कॉइन्स इशू किए। उन्होंने हरिहर की इमेज वाले सिक्के इशू किए और चतुर्भुज की इमेज वाले भी सिक्के इशू किए। फिर आप देखते हैं कि जब सातवाहन आते हैं तो सातवाहन ने लार्ज नंबर्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड और प्रोटीन के सिक्के इशू किए। वशिष्ठ पुत्र पुलमाई देखते हैं आप, जब वशिष्ठ पुत्र पुलमाई फर्स्ट जो आता है तो आप उसको देखते हैं कि वो शिप को जो कॉइन था वो दिखा रहा था, वो सिक्का इशू किया। और इसके बाद में आपको उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन्स देखने को मिलते हैं। उज्जैन टाइप ऑफ कॉइन्स में आपको फिश का सिंबल देखने को मिलेगा, बोट का सिंबल देखने को मिलेगा, चैत्य को सिंबल देखने को मिलेगा। चैत्य क्या होता था? ये प्रेयर हॉल होता था बुद्धिस्ट का। तो ये यज्ञ श्री सतकर्णी ने इशू किया। और जो शिप का सिंबल था, ये आप देखते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट पे शिप कोरोमंडल कोस्ट पे पाए जाते हैं। और आप देखते हैं जब चोलाज, चेराज और पंड्याज को, तो ये संगम एज से रिलेटेड हैं। और इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए, इन्होंने भी गोल्ड कॉइन इशू किया था। याद रखेंगे कि इन्होंने सिल्वर के कॉइन इशू नहीं किए, इन्होंने गोल्ड और कॉपर के कॉइन इशू किए थे। और इनके नाम आप लोग याद रख लेंगे, ये आपको पूछा जा सकता है। पोन, पोन, कासू, काश और कनम, ये गोल्ड कॉइन्स थे। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, वो पूछ लेगा पोन, कासू और कनम ये किससे रिलेटेड है। पोन, कासू, कनम, पोन, कासू, कनम ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपको बताना होगा कि ये गोल्ड कॉइन है। पोन, कासू और कनम ये गोल्ड कॉइन है। आप साउथ इंडिया में रोमन कॉइन्स भी देखने को मिल जाएंगे। रोमन कॉइन्स को ऑरियस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑरियस कहा जाता था। तो 68 हॉर्डेस ऑफ रोमन कॉइन्स ऑल ओवर द कंट्री पाए गए हैं, जिसमें से 57 तो केवल साउथ इंडिया से ही पाए गए हैं। रोमन सिल्वर कॉइन्स को डिनेरियस और सोलिडस कहा जाता था। तो आपको वो सिंपली पूछ लेगा कि डिनेरियस और सोलिडस क्या होता है, तो कुछ करंट से रिलेटेड दे देगा, कुछ वायहासी चीज़ दे देगा। आपको बताना होगा कि ये सिल्वर कॉइन्स हैं। क्या है? सिल्वर कॉइन्स हैं। रोमन सिल्वर कॉइन्स को डिनेरियस और सोलिडस कहा जाता था। सोलिडस, डिनेरियस, सोलिडस, डिनेरियस। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? पोन, कासू, कनम। पोन, कासू, कनम ये गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। इंडिया का रोमन एम्पायर के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो फेवरेबल था। इसके बाद में आप लिटरेचर की जब बात करते हैं, तो लिटरेचर में आप संगम पीरियड में देखते हैं तो आपको संगम लिटरेचर ही देखने को मिल जाता है, जो 3 असेंबलीज के दौरान कंपोज किया गया। ये तो पोइटिक नेचर में था। तो ये जो लिटरेचर था ये लव एंड वार की थीम पे बेस्ड था। पंड्या किंग ने संगम पोएट्स को पैटर्नाइज किया और 3 से 4 सेंचुरीज तक इन्होंने लगातार लिटरेचर प्रोड्यूस किया। इनके जो प्रोमिनेंट वर्क्स हैं उसमें आपको एट्टू टोगाई देखने को मिलता है, पट्टू पट्टू देखने को मिलता है, पाठु पट्टू देखने को मिलता है, एट्टू टोगाई देखने को मिलता है। शिलप्पदिकारम तो सबसे फेमस कहानी हो जाती है। मणिमेखलाई भी आपको देखने को मिलता है, शिव सिंदामिनी भी आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, पाडिनेन किलकन्नक को भी देखने को मिलता है। तो जो एट्टू टोगाई है ना, ये 8 एंथोलॉजीज का, इसका मतलब होता है 8 एंथोलॉजीज। इसमें जो हैं, इसमें पोएम देखने को मिलेंगी जो लव एंड वार से रिलेटेड है। दूसरा आपको शिलप्पदिकारम जो मैंने बताया था, ये एक जेवेल्ड एंकलेट की कहानी है। बहुत ही ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग जब भी फ्री होंगे इसके बारे में आप जानेंगे। ये तमिल एपिक था। इसको किसने लिखा था? इलांग गोवाडिगल ने। किसने लिखा था? इलान गोवाडिगल ने इसको लिखा था। शिलप्पदिकारम को किसने लिखा? इलान गोवाडिगल ने।
ये कोलन की कहानी है, उसकी वाइफ कनगी होती है और उसका अफेयर हो जाता है माधवी के साथ, तो ये एक ट्रायो बन जाता है और इस कहानी को आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। एक है अनि मेघलाई। मणि मेघलाई को किसने लिखा था? सत्यनार ने लिखा था। मणि मेघलाई को किसने लिखा था? सत्यनार ने लिखा था। ये शिल्पाधिकारम का बुद्धिस्ट सप्लीमेंट है और इसमें मणि मेघलाई जो कोवलन और कनगी की बेटी होती है उसकी कहानी इसमें लिखी होती है। तो मणि मेघलाई को किसने लिखा? सत्यनार ने। शिल्पाधिकारम को किसने लिखा? इलान गोविदिगल ने। और ये जो है ना पदिनेन किलकानक्कू, इसका मीन होता है 18th माइनर वर्क, मतलब 18 माइनर वर्क। ये पोयम मोस्टली जो है मोरल और एथिकल मैसेज को कंटेन करती हैं। इसमें आपको तिरुकुरल देखने को मिलता है। और तिरुकुरल को किसने लिखा? थिरुवल्लूर ने लिखा। इसको तमिलनाडु की बाइबल कहा जाता है। बाद में आपको शिवगा सिंदामिनी देखने को मिलता है। इसको किसने लिखा? तिरुतक्कादेवार ने लिखा। ये एक जैन थे। इसमें शिवगा की कहानी देखने को मिलती है जो बाद में जैन मॉन्क बन जाती है। तो मेनली क्या देखा हम लोगों ने? देखा कि एक है पडिनेन किलनक्कू। और ये जो पडिनेन किलनक्कू है ना, इसमें आपको 18 माइनर वर्क देखने को मिलते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, इन पोएम्स में मोरल और एथिकल मैसेजेज आपको देखने को मिलते हैं। तिरुकुरल किसने लिखा? थिरुवल्लूर ने लिखा। इसको तमिलनाडु की बाइबल भी कहा जाता है। तिरुकुरल किसने लिखा? थिरुवल्लूर ने लिखा। इसको तमिलनाडु की बाइबल कहा जाता है। एटुटोगई क्या थी? इसमें 8 एंथोलॉजीज मिलती हैं। ये लव एंड वॉर्स पे पोयम थी। तो एटुटोगई सबको पता है। पादिनेन किलकानक्कू ये भी सबको पता है। शिल्पाधिकारम में आपको कोवलन, कनगी और माधवी की कहानी देखने को मिलती है। इनकी बेटी होती है मणि मेघलाई को सत्यनार ने लिखा। तो आपको एक नाम याद रखना, मनीषा बहुत ही कॉमन नाम होता है ना, मनीषा, तो याद रखना मणि को सत्यनार ने लिखा। फिर तो याद ही रह जाएगा ना कि शिल्पाधिकारम बचता है, उसको इलानो गोवादिकल ने लिखा। इसके अलावा शिवदामनी जो होता है इसको लिखा था तिरुतक्का देवार ने। और एक जैन मॉन्क है, इसमें शिवगा की कहानी देखने को मिलता है जो बाद में जॉन मॉन्क बन जाता है। इसके बाद में जब आगे चलते हैं तो पतंजलि के देखने को मिलते हैं। पतंजलि की जो संस्कृत बुक है उसका नाम महाभाष्य है। महाभाष्य जो है ये ग्रामर पे बेस्ड थी। 2nd सेंचुरी BC में लिखी गई। ये ग्रेट संस्कृत ग्रामर जो वर्क है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने 4th सेंचुरी BC में लिखा था अष्टाध्यायी पर ये टीका है महाभाष्य। किसने लिखा? पतंजलि ने। तो कैसे चलेंगे? 4th सेंचुरी BC में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी ये एक संस्कृत ग्रामर बुक है। इसकी टीका है महाभाष्य। महाभाष्य को किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। 2nd सेंचुरी BC में मनु ने एक किताब लिखी जिसको मनुस्मृति कहा गया और ये धर्मशास्त्र के लिए फेमस है। जब भी बात आती है कुछ और बुद्धिस्ट वर्क की जो संस्कृत में लिखे गए पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं, तो उसमें अश्वघोष ने जो बुद्धचरित लिखा है, सौंदर्यानंद लिखा है, शारिपुत्र प्रकारणा लिखा है, वज्रसूचि लिखा है, श्रद्धोत्पादा लिखा है और गांधी स्तोत्रगाथा लिखा है। गांधी स्तोत्र गाथा, श्रद्धोत्पादा, वज्रसूचि, शारिपुत्र प्रकारणा, सौंदर्यानंद और बुद्धचरित, ये कुछ वर्क्स हैं जो कि अश्वघोष के हैं। कौन कौन से हैं? तो 2 तो याद ही रख लो ना कम से कम। बुद्धचरित्र बहुत ही फेमस है, याद ही रह जाता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा याद कर लो आप वज्रसूचि और शारिपुत्र प्रकारणा। तो शारिपुत्र प्रकारणा किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। वज्रसूचि किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। एक और याद कर लो, गांधी स्तोत्र गाथा।
गांधी स्तोत्र गाथा किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। श्रोधोत्पदा किसने लिखा? श्रोधोत्पदा भी अश्वघोष ने लिखा। क्या रह जा रहा है? बुद्ध चरित्र रह जा रहा है, ये भी अश्वघोष ने लिखा। असंग के दो वर्ग हैं। असंग के दो वर्ग हैं, सूत्र अलंकार, योगचार भूमि शास्त्र। योगचार भूमि शास्त्र कौन कौन है? योगचार भूमि शास्त्र, योगचार भूमि शास्त्र और सूत्र अलंकार। सूत्र अलंकार, सूत्र अलंकार और योगचार भूमि शास्त्र। योगचार भूमि शास्त्र, सूत्र अलंकार, ये असंग ने लिखा। नागार्जुन ने क्या लिखा? माध्यमिका कारिका और सूरिलेखा। सूरिलेखा और माध्यमिका कारिका ये किसने लिखा? नागार्जुन ने लिखा। आर्यदेव ने क्या लिखा? तो चतुष्तालिका। चतुष्तालिका ये किसने लिखा? चतुष्तालिका ये किसने लिखा? आर्यदेव ने लिखा। आर्यशूर ने जातक माला लिखा। जातक माला ये जातक टेल्स का संस्कृत वर्जन है। जातक कथाओं का संस्कृत वर्जन है जातक माला। जातक माला किसने लिखा? आर्यशूर ने। आर्यदेव ने क्या लिखा? चतुष्टालिका। और चतुष्टालिका ये जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है उस पर क्रिटिसिज्म है। कारिका और सूर्यलेखा है, माध्यमिका कारिका और सूर्यलेखा है, नागार्जुन ने लिखा। असंग ने सूत्र अलंकार, योगचार भूमि शास्त्र। योगचार भूमि शास्त्र और सूत्र अलंकार असंग ने लिखा। असंग ने लिखा सूत्र अलंकार और योग चार भूमि शास्त्र। सूत्र अलंकार, योग चार भूमि शास्त्र ये असंग ने लिखा। माध्यमिका कारिका सूर्यलेखा नागार्जुन ने लिखा। आर्यदेव ने चतुष्टालिका लिखा। आर्यशूर ने जातक माला लिखा। तो सूत्र अलंकार किसने लिखा? असंग ने। और योग चार भूमि शास्त्र किसने लिखा? असंग ने। नागार्जुन ने माध्यमिका कारिका और सूर्यलेखा। ये नाम आप लोग याद रख लें, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि किताबों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो माध्यमिका कारिका, सूर्यलेखा, सूर्यलेखा और माध्यमिका कारिका ये नागार्जुन ने लिखा। असंग ने लिखा सूत्र अलंकार और योग चार भूमि शास्त्र। योग चार भूमि शास्त्र और सूत्र अलंकार असंग ने लिखा। नागार्जुन ने माध्यमिका कारिका और सूर्यलेखा। आर्यदेव ने चतुष्टालिका और आर्यशूर ने जातक माला लिखा। फॉरेनर वर्क्स में जब आते हैं तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक एनोनिमस राइटर हैं, उन्होंने लिखा 80 से 115 एडी के बीच में। और इसमें क्या मिलता है कि आपको देखने को मिलेगा कि रेड सी में जो रोमन ट्रेड हो रहा था ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। रेड सी, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशियन में। टॉलमी ने एक किताब लिखी ज्योग्राफी, ये ग्रीक में लिखी गई। और कब लिखी गई तो इसको आप याद रखेंगे कि इसको लिखा गया था 150 एडी में। 150 एडी में टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी और इसमें इंडिया और रोमन एम्पायर के बारे में, फ्लोरिशिंग ट्रेड के बारे में जानकारी मिलती है। प्लिनी की एक किताब है नेचुरलिस हिस्टोरिया। ये किताब लैटिन में लिखी गई है और 1st सेंचुरी एडी में लिखी गई है। ये इंडिया और इटली के बीच में ट्रेड को दिखाती है। तो टॉलमी ने जियोग्राफी लिखी, प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखा।